नमस्कार। देखिए, चुनावों का विश्लेषण अक्सर इस बात पर आके रुक जाता है कि कौन जीता और कौन हारा। लेकिन आज हम इस कहानी से कहीं आगे जाएंगे। हम शिकारी पाड़ा के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं और एक असरदार शासन, उनके बीच का असली रिश्ता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये शिकारी पाड़ा है, झारखंड का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जो आप कह सकते हैं पूरी तरह से ग्रामीण है। यहाँ की जिंदगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था और हाँ, यहाँ की राजनीति भी सब कुछ जमीन से, मिट्टी से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोगों की उम्मीदें और उनकी शिकायतें दोनों ही आपको यहाँ की हवा में महसूस हो जाएंगी। तो किसी भी जगह की राजनीति को समझने का पहला कदम क्या है? वहाँ के लोगों को समझना। शिकारी पाड़ा की असल पहचान क्या है? यहाँ कौन लोग रहते हैं, उनका गुजारा कैसे होता है और वो कौन सी मांगे हैं जिन्हें मन में रखकर वो अपना वोट डालते हैं। अब ये आंकड़े देखिए, ये बहुत दिलचस्प हैं। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है उसमें 60% से ज्यादा आबादी आदिवासी है और इसमें भी संथाल समुदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा है। अब होता क्या है कि अक्सर ऐसी जगहों पर धर्म के नाम पर वोटों का बंटवारा, मतलब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, एक आसान राजनीतिक हथियार बन जाता है। लेकिन शिकरी पाड़ा में ये चीज बड़े पैमाने पर नहीं दिखती। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों की रोजमर्रा की जो आर्थिक चुनौतियां हैं, जमीन से उनका जो जुड़ाव है, वो मुद्दे धार्मिक पहचान से कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं। यहाँ की आर्थिक हकीकत पूरी तरह से जमीन पर टिकी है। आप सोचिए, लगभग आधे काम करने वाले लोग या तो छोटे किसान हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर। और फिर ये आंकड़ा देखिए, महिला साक्षरता दर सिर्फ 38%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अवसरों के रास्ते में खड़ी एक बहुत बड़ी दीवार है जो हमारी आधी आबादी को विकास की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ देती है। अब जरा इन मांगों को सुनिए। ये किसी बड़ी राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई नहीं है, नहीं, ये तो बुनियादी मानवीय जरूरतों की एक पुकार है। पीने का साफ पानी, घर में 24 घंटे बिजली और वक्त पर राशन, बस यही वो पैमाने हैं जिन पर यहाँ की जनता अपने नेताओं के काम को तौलती है। और जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो वही गुस्सा, वही असंतोष वोटों में साफ झलकता है। और ऐसा नहीं है कि लोग चुप बैठे हैं, बिल्कुल नहीं, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं और वो भी बहुत जोर शोर से। यहाँ लगभग हर चुनाव में 60 से 75% तक वोटिंग होती है। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के मतदाता कितने जागरूक हैं। उनकी उम्मीदें जितनी बड़ी हैं, उतनी ही गहरी उनकी शिकायतें भी हैं, और वो वोट की ताकत के जरिए अपना फैसला सुनाने में पूरा यकीन रखते हैं। ये भागीदारी, हर एक वोट का सम्मान, हमारे संवैधानिक मूल्यों की ही तो आत्मा है। तो चलिए अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नंबर नहीं है। नहीं, ये पिछले 2 दशकों में शिकारी पाड़ा के बदलते राजनीतिक मिजाज और जनता के फैसलों की पूरी कहानी सुनाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 2005 से लेकर 2024 तक कहानी लगभग एक ही रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो का दबदबा, पहले नलिन सोरेन और अब आलोक सोरेन। सोरेन परिवार का नाम और पार्टी का वो तीर धनुष का निशान, ये यहाँ एक बहुत मजबूत ब्रांड बन चुका है। और आप देखेंगे कि उनकी जीत का अंतर भी समय के साथ लगातार बढ़ता ही गया है। अब इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। एक तरफ तो झामुमो का वोट शेयर 51% से बढ़कर लगभग 59% हो गया, जो यकीनन एक बड़ी और साफ जीत है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बाकी विपक्षी वोटों को अपने साथ जोड़कर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। इसका मतलब साफ है, शिकारी पाड़ा अब एक 2-पक्षीय मुकाबला, एक 2 हॉर्स रेस बन गया है। लड़ाई अब सीधी झामुमो और भाजपा के बीच है। तो चलिए अब इन आंकड़ों से जो कहानी उभर कर आई है उसकी थोड़ी चीरफाड़ करते हैं। एक रणनीतिक विश्लेषण। आखिरकार किसी भी मजबूत दिखने वाले किले में कौन सी दरारें होती हैं और विपक्ष के लिए मौके कहाँ छिपे होते हैं? देखिए, झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनका गहरा आदिवासी नेटवर्क और आदिवासी अधिकारों का वो संदेश जिसकी नकल करना किसी और के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन इसकी कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे एक ही परिवार के नाम पर बहुत ज्यादा निर्भरता और सत्ता विरोधी लहर का खतरा। मतलब जब कोई पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो लोगों में एक स्वाभाविक नाराजगी और बदलाव की इच्छा पैदा होने लगती है, जो विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। और ये भी याद रखना होगा कि चुनाव सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़े जाते, बाहर की ताकतें भी बहुत गहरा असर डालती हैं। खासतौर पर आदिवासी जमीन,
जंगल और खनन से जुड़े जो संघर्ष हैं, ये एक ऐसा विस्फोटक मुद्दा है जो कभी भी किसी भी राजनीतिक समीकरण को बना या बिगाड़ सकता है। तो सवाल ये है कि इस पूरे जटिल समीकरण को हल कैसे किया जाए, जनता की उम्मीदों पर खरा कैसे उतरा जाए। इसका जवाब एक फ्रेमवर्क में हो सकता है जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। ये शासन का एक ऐसा मॉडल है जिसके 4 मजबूत स्तंभ हैं और जिसका एक ही लक्ष्य है, जनता का विश्वास बनाना और उसे हर हाल में बनाए रखना। पहला स्तंभ है सामाजिक कल्याण न्याय। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकारी योजनाएं जैसे कि राशन, पेंशन, वो हर हाल में सही व्यक्ति तक पहुंचें। ये सिर्फ डिलीवरी की बात नहीं है, ये सम्मान सुनिश्चित करने की बात है। और इसमें अगर आप स्वयं सहायता समूहों जैसे सामुदायिक संगठनों को भागीदार बनाते हैं तो पारदर्शिता अपने आप आ जाती है। दूसरा स्तंभ है आजीविका और बुनियादी ढांचा। ये उन मांगों का सीधा जवाब है जिनके बारे में हमने शुरू में सुना था। कुएं, सोलर लाइटें, हर मौसम में चलने वाले पक्की सड़कें। ये सिर्फ सीमेंट और ईंटों के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये लोगों के जीवन में आसानी लाने वाले और प्रगति के दिखने वाले प्रतीक हैं। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है संस्कृति और पहचान के अधिकार। इसका मतलब है वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर लागू करना, ग्राम सभाओं को इतनी ताकत देना कि वो अपनी जमीन और अपने संसाधनों से जुड़े फैसले खुद ले सकें। ये एक तरह से समुदाय की आत्मा की रक्षा करने जैसा है। और चौथा स्तंभ है सुशासन और सुरक्षा। इसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां अधिकारी जवाबदेह हों, नेता जनता के लिए हर समय उपलब्ध हों और लोगों की शिकायतों का निपटारा समय पर और निष्पक्ष तरीके से हो। आखिरकार विश्वास वादों से नहीं बल्कि उन्हें निभाने से ही कमाया जाता है। ये सुशासन हर नागरिक के आत्मसम्मान और डेटा की गोपनीयता का भी सम्मान करता है, जो आज के डिजिटल युग में बेहद जरूरी है। लेकिन देखिए, एक अच्छी योजना तब तक कागज पर ही रहती है जब तक उसे जमीन पर न उतारा जाए। इसलिए इस सिद्धांत को हकीकत में बदलने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान, एक गवर्नेंस स्प्रिंट बहुत जरूरी है। एक ऐसा प्लान जो सिर्फ इरादा नहीं बल्कि असर दिखाने पर केंद्रित हो। ये जो चरणबद्ध तरीका है, ये उस ब्लूप्रिंट को ठोस कार्यवाही में बदलता है। पहले 15 दिन सिर्फ लोगों के बीच जाइए और उन्हें सुनिए। फिर अगले 15 दिनों में पानी और बिजली जैसी सबसे जरूरी चीजों पर तेजी से काम कीजिए ताकि बदलाव जमीन पर दिखे। इसके बाद अपनी टीम को एक साथ लाइए, युवाओं तक पहुंचिए और आखिर में अपने काम को जन जन तक पहुंचाइए। ये सिर्फ 90 दिनों का काम नहीं है, ये सुनने, काम करने और संवाद करने का एक लगातार चलने वाला चक्र बनाने की शुरुआत है। अंत में शिकारीपाड़ा की ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि किसी भी नेता के सामने एक बहुत ही बुनियादी, एक मौलिक विकल्प होता है। ये सिर्फ एक सीट जीतने की बात नहीं है, नहीं, ये उस भरोसे को निभाने के बारे में है जो लाखों लोग आप पर करते हैं। तो हम आपको इसी एक अहम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या एक जनादेश वो विरासत है जो किसी परिवार या पार्टी से मिलती है और जिस पर सिर्फ दावा किया जा सकता है, या फिर ये एक पवित्र विश्वास है जिससे हर दिन अपने हर एक काम से जनता के बीच रहकर कमाना पड़ता है? फैसला हमेशा जनता का होता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 00800 400 1602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।